हेलो स्टूडेंट, क्लास 7th हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। और हम अध्ययन कर रहे हैं इस कक्षा में व्याकरण का। तो व्याकरण में ये आपका जो अध्याय है वो 10 है, और अध्याय 10 में हम विशेषण, जो आपका लेसन है, तो विशेषण का अवलोकन कर रहे हैं। और मैं विशेषण में आपको बता दूं, मैं आपको लाइव क्लास में जहाँ तक समझा चुका था, मैंने आपको बताया था। एक बार पुनरावृत्ति करवा देता हूँ। तो पुनरावृत्ति में आपको बता दूं मैं कि विशेषण में सबसे पहले जाना था हमने कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाए, ऐसे शब्द विशेषण कहे जाते हैं। या ये कह लीजिए कि जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के द्वारा हमें संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता का पता चले, उसे विशेषण कहते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए, विशेषण कहलाते हैं। तो आप जो इनमें से उचित लगे वो परिभाषा आप लिख सकते हैं, या फिर आप अपने पुस्तक की लिखना चाहें तो पुस्तक की भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आगे मैंने आपको प्रकार में बताया था। प्रकार में मैंने बताया था कि विशेषण के कितने मैंने बताए थे, विशेषण के बताए थे आपको कि विशेषण के 4 भेद अथवा प्रकार हैं। विशेषण के कितने प्रकार बताए मैंने आपको? 4। अच्छा, अब 4 प्रकारों में आप देखिए कि 4 प्रकारों में पहला बताया था गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक और तीसरा परिमाणवाचक, चौथा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। अब आप देखिए, मैंने इसमें वहां यह भी समझा दिया था कि पहला जो भेद था इसका गुणवाचक विशेषण, तो बताया था कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, फिर भी मैं आपको एक बार पुनः पुनरावृत्ति करवा देता हूं कि गुणवाचक विशेषण मान लीजिए किसे कहते हैं। तो आप देखिए, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, परिभाषा इसकी होगी कि जिन शब्दों के द्वारा गुण अथवा दोष का पता चले किसके। अब देखिए, मैंने ये तो बता दिया कि गुण दोष का पता चले। अब हम अगर ऐसे कहें तो इस प्रकार से भी कह सकते हैं, व्याकरण के मतलब दृष्टि से ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों के द्वारा हमें क्या हो, जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों के द्वारा हमें किसका पता चले, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के गुण अथवा दोष के जो है बारे में पता चले, अथवा गुण व दोष का बोध हो या ज्ञान हो, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं। अथवा आपकी जो पुस्तक में दी गई परिभाषा है कि जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति के गुण, दोष, आकार, रंग, काल, दिशा, ये तमाम इसमें दिए हैं जो प्रकार हैं। मतलब रंग, आकार, काल, दशा, दिशा, गुण, दोष, स्थान, स्वाद आदि का ज्ञान हो या पता चले, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आपको जो अच्छी लगती है वो परिभाषा आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद इसके जो मतलब भेद हैं, अब गुणवाचक के भेद हैं, विशेषण के उपभेद कहलाएंगे और गुणवाचक के भेद कहलाएंगे। ठीक है। तो पहला भेद था रंगबोधक। रंगबोधक मैंने बताया था कि जिन शब्दों से, कौन से संज्ञा सर्वनाम शब्दों से, जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से, अब तो ये विशेषण शब्द ही कहलाएगा, तो सीधा ही कहें संज्ञा सर्वनाम तो विशेषता, संज्ञा सर्वनाम क्या विशेषता बतलाते हैं। तो हमें तो सीधा यही कहना है कि जिन शब्दों से क्या हो, किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु आदि के रंग का ज्ञान हो,
रंग बोधक विशेषण कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? रंग बोधक गुणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, ये भी कहेंगे रंग बोधक गुणवाचक का प्रकार है, इससे हमें गुणवाचक की भी अनुभूति होती रहेगी कि किसके अंतर्गत आता है? गुणवाचक के अंतर्गत आता है ना। तो अब मैंने इसको उदाहरण दिया था कि लाल गुलाब, तो लाल जो शब्द है ये किसका सूचक है? रंग का। किसका सूचक है? रंग का सूचक है। अब बता रहा है, अब इनमें आप स्पष्ट आप कर लीजिए कि इसमें जो है सभी रंगों के नाम आएंगे। जो भी रंग से संबंधित शब्द हैं वो सभी रंग बोधक के अंतर्गत आएंगे। जैसे आपका लाल, नीला, पीला, हरा, सफेद और नारंगी, जितने भी रंग हैं, कहने का आशय ये है तो वो सब रंग बोधक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना। दूसरा है आपका आकार बोधक। आकार बोधक विशेषण, आकार बोधक गुणवाचक विशेषण कह सकते हैं। अब देखिए आकार बोधक में क्या है कि किसी के आकार आदि का ज्ञान हो। आकार समझते हैं ना, जैसे लंबा है ना, लंबा है, और आपका ऊंचा है, ये भी आकार है। तो बहुत सारे आपके शब्द हैं जो मैंने आपको आकार के अंतर्गत बताए थे, तो आप उनको भी याद रखिए, और अगर नहीं है तो मैं पुनः भी आपको वो बता सकता हूँ कि आकार बोधक के अंतर्गत आते हैं जो शब्द, जैसे गोल है, लंबा है, चौड़ा है, ऊंचा है, ये सब आकार बोधक के अंतर्गत आते हैं। और भी इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं। तो अगर आता है कोई शब्द, जैसे मैंने उदाहरण भी दिया है कि लंबी मीनार, तो लंबी में अगर पूछा जाए कि कौन सा विशेषण है, तो आप लंबी में देखकर ही बता देंगे कि सर इसमें तो आकार बोधक विशेषण है, क्योंकि उसके आकार की बात हो रही है ना। या मैं कहूँ कि खली बहुत लंबा है, या वह आदमी बहुत लंबा है, तो जो है ये आदमी की विशेषता हो जाएगी कि उसकी विशेषता क्या है कि वो लंबा है। तो ये आकार बोधक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। अब वही डेफिनेशन इस पर भी आगे चलेंगे तो इसमें देखेंगे काल बोधक। काल का मतलब होता है समय, इसे समय बोधक भी कहते हैं। काल बोधक के अंतर्गत क्या होता है? समय अवधि का ज्ञान होता है, समय का ज्ञान होता है। तो जैसे पुराना है, नया है, ताजा है, ताजा है, वासा है, आधुनिक है, और आपका दैनिक है, मासिक है, साप्ताहिक है, ये सब जो है समय का बोध कराते हैं। तो कहेंगे जिन शब्दों से हमें किसका समय का बोध हो। तो कैसे शब्दों से? विशेषण शब्दों से, या संज्ञा और सर्वनाम शब्दों, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम क्या विशेषता बतलाते हैं। तो देखिए अब मैंने समय समय बोधक कहें इसको, चाहे काल बोधक कहें, देखिए इसमें भ्रम वाली बात नहीं है, काल में से समय होता है। तो देखिए काल बोधक के अंतर्गत जैसे मैंने उदाहरण दिया है साप्ताहिक पत्रिका। साप्ताहिक पत्रिका यानी ये हमें 7 दिनों में आने वाली पत्रिका दिख रही है, यानी साप्ताहिक मतलब 7 दिन का इसमें बोध हो रहा है। अब मैं कहूँ दैनिक अखबार, तो दैनिक मतलब प्रतिदिन आने वाला। दिन में एक प्रत्यय जोड़ने से दैनिक शब्द बन गया, तो दिन यानी प्रतिदिन आने वाला है ना। तो प्रतिदिन आने वाला, उसमें दिन का बोध हो रहा है। मैं कहूँ आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी अगर कहूँ तो आधुनिक मतलब इससे भी समय का बोध हो रहा है। और कहूँ कि पुराना कपड़ा या पुराना बैग, तो इससे भी हमें समय का बोध हो रहा है। तो आप इतना समझ लीजिए कि जिससे हमें समय का बोध हो, जिन शब्दों से हमें समय का बोध हो, तो उसे हम काल बोधक अथवा समय बोधक के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला है दशा बोधक। तो दशा बोधक, देखिए दशा में मैंने बताया था कि अवस्थाएं आती हैं। जैसे मैंने बताया, आप विज्ञान में, साइंस में पढ़े होंगे कि किसी वस्तु के मतलब वस्तु की क्या, जल की अवस्थाएं आपने पढ़ी होंगी। तो जल की अवस्थाएं जैसे 3 अवस्थाएं बताई गई है, ठोस, द्रव, गैस अवस्था, मुद्रा, स्थिति,
सब एक ही शब्द के पर्याय हैं, पर्यायवाची हैं या पर्याय है की बात है। तो दशा से अवस्था का मतलब है, तो मतलब कैसी स्थिति है, चाहे वो वस्तु की हो, चाहे व्यक्ति की हो और चाहे स्थान की हो, है ना। तो वो स्थिति के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, दशाबोधक। तो इसके अंतर्गत जो भी शब्द आते हैं वो दशाबोधक के अंतर्गत कहे जाएंगे। जैसे गीला है, सूखा है, दुबला है, ये सारी स्थितियाँ हैं। मोटा है, नया पुराना, अब इसके अंतर्गत भी आप कहेंगे सर समय के अंतर्गत भी आपने नया बता दिया था और इसके अंतर्गत भी नया पुराना आ गया। तो देखिए ये दोनों काफ़ी मिलते जुलते हैं, बस आप दोनों में से अगर कोई सा भी लिख देंगे तो भी चलेगा। हालांकि काल बोधक के अंतर्गत वैसे जो ताज़ा वासा इसमें दे रखा है और आपका नया पुराना दे रखा है, तो पुराना तो समय का बोधक है और नया भी आप इसमें दे रखा है। तो मैं आपके पाठ्य पुस्तक अनुसार ही बता रहा हूँ। आता है तो कोई सा भी आप लिखेंगे मान लिया जाएगा, है ना, क्योंकि दशा के अंतर्गत भी यही आता है। दशा के अंतर्गत भी आ जाएगा नया पुराना, कैसी दशा है, पुरानी है, नहीं है। अब ये वाक्य जो वाक्य है हमारा उस पर निर्भर करेगा कि वाक्य जैसे आ गया कोई तो उसके अंतर्गत हम जान पाएंगे कि एक, अब मैं आगे समझाऊंगा इस लेसन के बाद तो आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसके बाद जैसे उदाहरण दिया है मैंने कि मोटा लड़का, तो लड़के की स्थिति क्या है, लड़की की अवस्था कैसी है, मोटा है, कैसा है, मोटा है। तो इससे हमें ज्ञात हो रहा है कि ये जो है कौन सा मोटा कौन सा विशेषण है, दशाबोधक, ठीक है ना। अच्छा तो बेटा वीडियो बहुत लंबा ना हो तो इस वीडियो में यहीं तक, और अगले वीडियो में हम आगे के जो शेष भाग हैं गुणवाचक विशेषण के उनका अध्ययन करेंगे और आगे जो भी और विशेषण हैं उनके विशेषण के प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो इसमें केवल यहीं तक, धन्यवाद।